ऑनेस्टी का एक सिंसियर जेस्चर झूठ की कई तहों को छुपाने की ताकत रखता है और खुले दिल से किए गए ऑनेस्टी एंड जनरॉसिटी के जेस्चर्स शकूको शुबहात के मजबूत किलों को गिरा सकते हैं। जब आप अपनी ऑनेस्टी और काइंडनेस से किसी के दिल में जगह बना लेते हैं तो फिर आप अपनी प्लानिंग से उनकी सोच को मोड़ सकते हैं। एक टाइमली गिफ्ट जैसे एक ट्रोजन हॉर्स इस मकसद को पूरा कर सकता है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरॉसिटी की ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे दुनिया के बड़े बड़े ज़हीन लोग इस्तेमाल करते हैं। उनका एक ऑनेस्ट एक्ट उनके दर्जनों धोखाधड़ी के अमल को छुपा देता है और आपको खबर तक नहीं होती। 48 लॉज ऑफ पावर में से आज हम बात करेंगे लॉ 12 की। किसी को धोखा देने के लिए असल जादूगरी ये है कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें। जब आप लोगों को किसी और चीज में मशगूल कर देते हैं तो आपके पास वो वक्त और गुंजाइश होती है जिसमें वो आपकी असल हरकत को महसूस नहीं कर पाते। काइंडनेस, ऑनेस्टी या जनरॉसिटी किसी के शक को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये दूसरों के दिलों में ट्रस्ट पैदा करता है, उन्हें बच्चों की तरह बेफिक्र कर देता है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरॉसिटी के इस लॉ को समझने के लिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गिविंग बिफोर यू टेक। एंशिएंट चाइना में स्टेट चैंग के हुक्मरान ड्योक वू एक दूसरी स्टेट हू पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सालों की लड़ाई के बाद भी वो कामयाब ना हो सका। इसलिए वो तय करता है कि इस लड़ाई को खत्म किया जाए। ड्यूक अपनी बेटी की शादी हू साम्राज्य के रूलर से करवाता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी कौंसल और मिनिस्टर्स को बुलवाता है क्योंकि वो किसी स्टेट पर हमला करना चाहता था। उसने अपने मिनिस्टर से पूछा, हमें किस मुल्क पर चढ़ाई करनी चाहिए? तब ही एक मिनिस्टर कहता है, क्यों ना हम हू स्टेट पर हमला कर दें। ये बात सुनकर ड्यूक गुस्से में आ जाता है। वो अब मेरी बेटी की स्टेट है और तेरी ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे हुई? ये बेवकूफ़ी उस मिनिस्टर को भारी पड़ती है। ड्यूक उसे मार देता है। चियांग में होने वाली ये बात वू के रूलर तक पहुंचती है। रूलर ड्यूक वू की इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है और रिश्ता अच्छा बना रहे इसलिए वो चैंग स्टेट के बॉर्डर से अपनी फौज काफ़ी हद तक कम कर देता है और फिर कुछ हफ्तों बाद चैन की फौज स्टेट हू पर हमला कर देती है और पूरा मुल्क अपने कब्जे में कर लेती है। ड्योक वू के शुरुआत से ऐसे ही इरादे थे। उसने अपनी बेटी की शादी और मिनिस्टर के कत्ल से साबित कर दिया कि वो ईमानदार है और इसी ईमानदारी से हू के रूलर को निहत्ता भी कर दिया। ईमानदारी का इस्तेमाल बड़ी बेईमानी से किया। जिस जंग को ड्यूक मैदान में नहीं जीत पाया उसी जंग को उसने प्लानिंग से जीत लिया। उसने ईमानदारी और कुर्बानी का इंतखाब किया लेकिन मुकम्मल ईमानदारी नहीं, ओनली सिलेक्टिव ऑनेस्टी। एग्जाम्पल 2, ये बात है 1926 की। अच्छे खासे लिबास में एक ऊंचा लंबा वेल पर्सनैलिटीड शख्स उस वक्त के खतरनाक गैंगस्टर एल कैपोन से मुलाकात के लिए आता है। एल कैपोन के बारे में सब जानते थे कि उसका काला कारोबार लोगों की लाशों पर बना हुआ है, लेकिन किसी में उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। इंतहाई आला तरीके और नफासत से गुफ्तगू करते हुए उस शख्स ने अपना तारुफ काउंट विक्टर लस्टिग के नाम से कराया। दोस्तों, अगर आपने पिछले लॉज ऑफ पावर को देखा है तो आप इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे। ये वही शख्स है जो जाली नोट बनाने वाली मशीन बेचता था। इस बार लेस्टिग एल कैपोन के पास जाकर $50,000 की मांग रखता है। वो कैपोन को कहता है कि उसे एक स्कैम को फंड करना है जिसमें उसे पैसों की जरूरत है। साथ ही साथ वो ये भी वादा करता है कि 2 महीनों में वो कैपोन के पैसे लौटा देगा और वो भी डबल करके। कैपोन जानता था कि लेस्टिग एक फ्रॉड करने वाला शख्स है, लेकिन फिर भी उसका मन चाह रहा था कि वो लेस्टिग पर भरोसा कर ले। वो लेस्टिग को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पैसे देते वक्त बड़े प्यार से समझाता है, लेस्टिग 60 दिन याद रखना और जैसा तुमने कहा वैसे ही पैसे दुगने करना। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये कहकर लेस्टिग वहां से चला जाता है। वो इन $50,000 को अपने शिकागो के एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रखता है और अपने दूसरे कामों पर लग जाता है। 60 दिन तक पैसे उसी बॉक्स में रहते हैं। लेस्टिग इन पैसों को छूता तक नहीं। 60 दिन बाद वो पैसे लेकर कैपोन के पास जाता है। वो कैपोन से कहता है, रियली सॉरी मिस्टर कैपोन, मेरा प्लान फेल हो गया और साथ ही साथ मैं भी। गैंगस्टर कैपोन उसको देख रहा था और ये सोच रहा था कि उसकी लाश किस नदी में जाएगी। तभी लेस्टिग उसके $50,000 सामने वाली टेबल पर रख देता है और कहता है, सर ये रहे आपके पैसे। इन्हें दुगना तो नहीं कर पाया, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं आपके पैसे दुगने कर पाता, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। एल कैपोन इस सिचुएशन में कंफ्यूज्ड के साथ साथ सरप्राइज भी था। वो लेस्टिग की तरफ देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ लेस्टिग, तुम एक धोखेबाज शख्स हो। धोखा देना तुम्हारी फितरत है।
जिस वक्त तुम दरवाजे से अंदर आए तो मुझे लगा कि तुम $1,00,000 लाओगे या फिर कुछ भी नहीं, लेकिन ये कुछ नया है, तुम मेरी असल रकम लेकर आ गए। लेस्टिक कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ सर, और अपनी टोपी उठाकर जाने लगता है। इतने में कैपून कहता है, क्या बात है लेस्टिक, तुम तो ईमानदार निकले, एक धोखेबाज ईमानदार भी है। ये लो $5,000, इससे हो सकता है तुम्हारे प्लान में कुछ मदद मिल सके। लेस्टिक शुक्रिया बोलकर पैसे लेकर वहां से चला जाता है। इनफैक्ट लेस्टिक शुरुआत से इन्हीं $5,000 के पीछे था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। लेस्टिक को कैसे पता था कि कैपून उसे $5,000 देगा? चलो फर्ज किया पता भी था, तब भी $5,000 के लिए कैपून जैसे गैंगस्टर से उलझना अक्लमंदी नहीं थी। सही, आप बिल्कुल सही हैं। लेस्टिक को अगर पता भी था कि $5,000 मिलेंगे तो भी कैपून से उलझना तो बेवकूफ़ी ही थी, मगर ये बेवकूफ़ी थी हम जैसे आम लोगों के लिए, लेस्टिक के लिए नहीं। लेस्टिक एक ऐसा आदमी था जिसने धोखे से आईफल टावर को 2 बार बेचा था। यकीनन वो कुछ ऐसी चीजें जानता था जो हम नहीं जानते। काउंट विक्टर लेस्टिक, जो कई ज़ुबानें बोल सकता था, किसी भी माहौल में घुल मिल सकता था। उसने ह्यूमन साइकोलॉजी को काफ़ी बेहतर समझ लिया था। किसी इंसान की कमज़ोरी समझकर उस कमज़ोरी का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करना, ये उसके लिए आम बात थी। लेस्टिक जानता था कैपून की कमज़ोरी ऑनेस्टी है। धोखे और दुश्मन के बीच में रहने वाला कैपून उससे ऑनेस्टी एक्सपेक्ट ही नहीं करता था, और जब लेस्टिक ने ईमानदारी दिखाई तो वो इम्प्रेस हो गया। ऑनेस्टी के बल पर लेस्टिक ने वो कर लिया जो हम जैसे सोच भी नहीं सकते। लोगों के साथ सिलेक्टिवली ऑनेस्ट रहें, उन्हें वो दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। थोड़ी सी ईमानदारी आप पर सवाल नहीं आने देती। लोगों की कमजोरियों को समझें और फिर इन कमजोरियों को सामने रखते हुए उनके साथ ईमानदारी से चलें और मौका मिलने पर वार कर दें, क्योंकि इंसानी दिमाग जेनरॉसिटी, ऑनेस्टी और काइंडनेस जैसे जेस्चर्स पर शक ही नहीं कर पाता। बस याद रखें, हर चीज की तरह इस चीज की भी लिमिटेशंस हैं। जब तक आपके एक्शंस सामने वाले को प्योर तरीके से सेल्फलेस नहीं लगते, तब तक ऑनेस्टी आपके किसी काम की नहीं। और अगर आपकी रेप्यूटेशन ही एक धोखाबाज और झूठे इंसान की है, तो फिर कितनी ही काइंडनेस और ऑनेस्टी दिखा लें, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कम से कम उन्हें तो नहीं जो आपको जानते हैं। लेकिन इस धोखेबाज वाली रेपुटेशन का इस्तेमाल भी आप बखूबी कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। काउंट विक्टर लेस्टिक ने अपने कैरियर का सबसे बड़ा फ्रॉड किया जब वो एफल टावर को एक बिजनेसमैन को फरोख्त करने वाला था, जो ये समझ रहा था कि सरकार इसे स्क्रैप के तौर पर फरोख्त कर रही है। लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में बिजनेसमैन को कुछ शक हुआ। लेस्टिक ने ये महसूस कर लिया और अपना एतमाद बनाए रखने के लिए धीरे से रिश्वत की बात की। बिजनेसमैन ने फौरन पैसे दे दिए, इस सोच के साथ कि हुकूमत के सब अहलकार करप्ट होते हैं और रिश्वत लेकर ही काम करते हैं। और यही हकीकत में था। अगर लेस्टिक ने इस मौका पर दयानतदारी दिखाने की कोशिश की होती तो नतीजा उल्ट होता। लेस्टिक की सारी जिंदगी ऐसे ही वाकयात से भरी हुई है। उसकी कामयाबी सिर्फ झूठ बोलने में नहीं, बल्कि लोगों की साइकोलॉजी समझने में थी। वो जानता था कि कौन कब कैसे सोचता है और किस लम्हे किसको कितनी ईमानदारी दिखानी है और उससे अपनी मर्जी का काम निकलवाना है। ताकत की दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए तय नहीं होता। बाज़ औक़ात आपकी चालाकी आपकी हरकतों पर पर्दा डाल देती है, यहाँ तक कि आपकी डिसऑनेस्टी को भी ऑनेस्टी के तौर पर अप्रिशिएट किया जा सकता है। ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी तो आपने सुनी होगी। यूनानियों ने कई साल की जंग के बाद ट्रॉय के मजबूत किले को तोड़ने में नाकामी के बाद एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया। उन्होंने इसे पीस जेस्चर के तौर पर ट्रॉय के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और पीछे हटने का ड्रामा किया। ट्रोजन लोगों ने इसे यूनानियों के सरेंडर करने की अलामत समझकर अपनी फतह की ट्रॉफी के तौर पर शहर में दाखिल कर लिया। लेकिन इस घोड़े के अंदर यूनानी सिपाही छुपे हुए थे। रात को वो निकले, दरवाजे खोले और यूनानी फौजों ने ट्रॉय फतह कर लिया। ये कहानी ज़ाहिर करती है कि किस तरह एक झूठी ऑनेस्टी का इशारा दिफा को कमज़ोर करके फैसला कुन वार का रास्ता हमवार कर सकता है। दोस्तों, ताकत बहुत ही गिरी हुई चीज़ होती है। हमें उन वैल्यूज़ को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है जिन्हें एक्चुअल में वैल्यू करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये बात मानना मुश्किल है और कुछ तो मानना ही नहीं चाहेंगे। मैं बस ये कहूँगा कि सच समझकर किसी झूठ को मत जिएं। ऑलवेज रिमेंबर, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, नॉट सेलेक्टिवली बट हॉरोली। दोस्तों, हमारी 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज जारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्द आ रहा है लॉ 13।